नमस्कार दोस्तों। 11 जून के द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सबसे पहला आर्टिकल जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने है एन अनरेवलिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ सेवन। अच्छा, एक बात और बता दूं दोस्तों, देखिए बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि मैं इन एडिटोरियल्स के साथ कुछ शॉर्ट पॉइंट्स भी दे दूं। देखिए, मैं समझ रहा हूं आपको मेंस की तैयारी करनी है, नोट्स बनाने हैं, आपको शॉर्ट पॉइंट्स की जरूरत है। आप थोड़ा सा सब्र रखिए, 1 से 2 हफ्ते का समय और दीजिए। मैं अपने इन आर्टिकल्स के साथ हर आर्टिकल के 5 या 6 या 7 8 जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनका एक नोट बना के अपनी पीपीटी में डाल दूंगा। सही रहा तो आपको पीपीटी भी मैं अवेलेबल करा दूंगा कोई ग्रुप वगैरह बना के। तो थोड़ा सा बस आप पेशेंस रखिए, सब मैं कर दूंगा। मैं खुद अभी इवॉल्व कर रहा हूं अपने लेक्चर्स को, धीरे धीरे वो चीजें भी इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी। तो इस आर्टिकल में जो ग्रुप ऑफ सेवन पे आर्टिकल आया, यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो ग्रुप ऑफ सेवन था पहले का, उसकी क्या खामियां थी। उसके अगेंस्ट में ये बताया गया कि जो G20 का ग्रुप था वो कैसे इफेक्टिव था। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि कैसे एक नए मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है या फिर इस G7 को एक्सपेंड करने की जरूरत है अभी की सिचुएशंस को टैकल करने के लिए। इसके आगे जो एडिटोरियल है उसमें आपको ये नजर आता है, नीडेड अ ट्रांसफ्यूजन फॉर पब्लिक हेल्थ केयर। देखिए, पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर इंडिया में एक बहस चल रही है। खासकर ये बहस तेज हो गई है कोविड-19 के पैंडेमिक में। इस आर्टिकल को मैंने यहां डिस्कस नहीं किया दोस्तों, इस आर्टिकल में काफी कुछ है और इसके साथ साथ मेरे पास कुछ और कंटेक्स्ट भी है जो आपको समझाना है। तो इस आर्टिकल को मैं एक अलग वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया का और प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया का एक्सप्लेन करूंगा और वहां से आपको अपने मेंस की तैयारी के लिए नोट्स भी मिल जाएंगे। तो इसलिए ये आर्टिकल यहां डिस्कस नहीं होगा। फिर यहां पे देखते हैं दोस्तों, लुक बैक इन रिलीफ, इंट्रोस्पेक्शन ऑन द लैप्सेस दैट लेड टू द माइग्रेंट लेबर क्राइसिस इज इन ऑर्डर। यहां क्या हुआ दोस्तों, देखिए माइग्रेंट क्राइसिस हुई, उस माइग्रेंट क्राइसिस के चलते सरकार की बड़ी खिल्ली उड़ी है, सरकार को बहुत क्रिटिसाइज किया गया। न केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी क्रिटिसाइज किया गया। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट एक्शन में नहीं आया, बाद में सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आया। इसमें जो कुछ भी बताया गया दोस्तों वो कुछ हद तक हम पहले बात कर चुके हैं और यहां पे सीधे सीधे सरकार के अगेंस्ट बात कही गई है। तो थोड़ा बहुत इसको देख लेंगे इस आर्टिकल को, चूंकि आया है तो 1 2 3 मिनट में मैं आपको समझा दूंगा। ये वाला जो आर्टिकल है दोस्तों, अगली रन, स्पोर्ट्स इज ब्यूटीफुल ओनली व्हेन इट इज क्लीन एंड एथलीट्स कंपीट इन अ सेफ एंड फेयर वेज। हमारी गोमती मरीमुथु करके एक एथलीट है, ये बाद में कहा गया है कि इन्होंने कुछ ड्रग्स कंज्यूम किए थे, इसके चलते इन्होंने गोल्ड जीता। अब क्या पूरा इश्यू है, 800 मीटर में गोल्ड जीता था इन्होंने एशियन चैंपियनशिप डोहा में, और अब कहा जा रहा है कि इनको 4 साल का इनके ऊपर बैन लग जाएगा और इनका गोल्ड भी इनसे वापस ले लिया जाएगा। तो बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से आई है गोमती। तो इसको लेके एथिक्स की बात करेंगे दोस्तों, एथिक्स, और वो भी स्पोर्ट्स में एथिक्स की बात करेंगे। तो जीएस पेपर 4 के लिए ये आर्टिकल आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वाला आर्टिकल, पुलिसिंग द पुलिस इज नॉट इनफ। सबसे खास बात यह कि ये देखना इसको लिखा किसने, इसको लिखा है आर के राघवन जी ने। ये हमारे फॉरवर्ड सीबीआई के डायरेक्टर हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका लिखी हुई चीजों की वैल्यू है। जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु हुई अमेरिका में, जिसके चलते काफी बवाल हो गया। पुलिस के रोल पे बहुत सारे सेक्शन में कई तरीके की आवाजें उठ रही हैं। अब इसमें हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप क्या कर सकती है, पुलिस किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। जब क्राइम बढ़ जाता है तो हम बोलते हैं कि पुलिस को स्ट्रांग होना चाहिए। जब इस तरीके की कोई घटना हो जाती है तो हम बोलते हैं कि पुलिस को वीक होना चाहिए, इतना स्ट्रांग भी नहीं होना चाहिए। तो यहां पे बहुत सारे परसेप्शंस दिए गए, इन परसेप्शंस को हम लोग इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। अगला आर्टिकल दोस्तों आया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को लेके। इसको सीधे सीधे डिस्कस करना उतना ठीक नहीं है दोस्तों। क्या हुआ, 5 जून को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में एक ऑर्डिनेंस पास करके हमारी सरकार ने सेक्शन 10A जोड़ दिया। उस सेक्शन 10A के चलते जो कंपनीज 25 मार्च के बाद डिफॉल्ट करेंगी उनको कुछ एग्जेम्पशंस दिए गए हैं 6 महीने के लिए। उन एग्जेम्पशंस की यहां पे बात करी गई है। अब इन एग्जेम्पशंस को समझना और इनके कंसीक्वेंसेस को समझना इतना आसान है नहीं। इसके लिए आपको इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड को समझना पड़ेगा और ये कंपनी किस तरीके से ऑपरेट करती हैं, इन चीजों को समझना पड़ेगा। तो समय रहा अगर एंड में तो मैं इस आर्टिकल को भी जरूर डिस्कस करूंगा। उसके साथ साथ दोस्तों देखिए, अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें छूट गई हैं, ऐसी कोई चीज जो कि आप चाहते थे कि मैं डिस्कस करूं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि वो चीज आपके सामने ले आऊं, एक सिंगल वीडियो में ले आऊं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब पहला आर्टिकल, एन अनरेवलिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ 7, इसकी बात की गई है। देखते हैं भाई यहां पे क्या है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं दोस्तों G7 में मेंबर कितने हैं। तो राइट साइड पे आपको दिख रहा है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान,
यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन। कितने नंबर नजर आ रहे हैं आपको? 7 तो सीधे सीधे कंट्रीज नजर आ रही हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और यूरोपियन यूनियन को भी बुलाया जाता है इसकी मीटिंग में। और केवल यूरोपियन यूनियन को नहीं, बहुत सी और कंट्रीज को इसकी मीटिंग में बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, लास्ट ईयर फ्रांस में जब ये G7 का समिट हुआ तो उसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाया गया था, साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, बुर्किना फासो, इजिप्ट, स्पेन, साउथ अफ्रीका, बहुत से कंट्रीज के हेड को बुलाया गया था। अभी देखिए जो अगली G7 समिट होने वाली थी वो होने वाली थी अभी जून के मिड में, लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है जून के मिड में तो हो नहीं सकती, पैंडेमिक लगा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अभी तो नहीं हो सकती, और डोनाल्ड ट्रंप हाँ भी बोल देते तो बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स नहीं आते भाई। ऑलरेडी ट्रेवल बैन लगा है और G7 की मीटिंग्स में कुछ सब्सटेंशियल बाहर निकल के आता नहीं है। तो कम से कम सितंबर तक तो इस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है। यहां पर ट्रंप ने बोला कि देखिए इस ग्रुप में कुछ खास है नहीं, इसको एक्सपेंड करना चाहिए, इसको G7 या G11 बनाते हैं। तो इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और पॉसिबली अगर हो सके तो रशिया भी आ सकता है। और एक आप कह सकते हैं कि व्हाइट हाउस में जो डायरेक्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है उनका यह तक बोलना है कि यूएस प्रेसिडेंट चाहते हैं कि बाकी कंट्रीज जो कि 5 आइज कंट्रीज के ग्रुप में आते हैं, यहां पे इंपॉर्टेंट जाता है ये 5 आइज कंट्रीज कौन सी हैं। बेसिकली ये 5 आइज कंट्रीज एक इंटेलिजेंस अलायंस है, 5 कंट्रियां मिलकर इंटेलिजेंस में अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगी। कौन कौन सी कंट्रियां आती इसमें? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं ये। तो इनको भी एक तरीके का इनविटेशन दिया गया, और आप देख सकते हो दोस्तों दुनिया की मेजर कंट्रीज को इनविटेशन दिया गया, तो ऑब्वियसली इट इज एन एफर्ट टू कंटेन चाइना। चाइना ने तुरंत इसको अपोज किया। देखिए अब चाइना ने भले ही इस G7 को अपोज किया बट इंडिया को इसे ज्वाइन करना चाहिए, ऐसा यहां पे ऑथर बोलते हैं। इंडिया ने पहले भी बहुत से G7 समिट्स की, जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट ईयर फ्रांस में इनको इन्वाइट किया गया था। फिर ये G7 निकला कैसे? देखिए G7 आया था अर्ली 1970s में। हुआ क्या भाई, 1973 में हो गया अरब इजराइल वॉर। अरब इजराइल वॉर में इजराइल जीत गया। इजराइल का सपोर्ट कौन कौन कर रहा था? तो इजराइल का सपोर्ट कर रही थी बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज, कनाडा कर रही थी, यूएस कर रही थी, जापान, नीदरलैंड्स भी कर रहे थे। तो जैसे ही आपका अरब इजराइल वॉर खत्म होगा, ये अरब कंट्रीज एक ऑयल एक्सपोर्ट पे बैन लगा देंगी। ये ओपेक कंट्रीज ऑयल एक्सपोर्ट पे बैन लगा देंगी। किसके अगेंस्ट? कनाडा के अगेंस्ट, जापान के अगेंस्ट, नीदरलैंड के अगेंस्ट, यूएस के अगेंस्ट। फ्रांस पे उस समय पे बैन नहीं लगा था, पर ये कनाडा, जापान, नीदरलैंड्स, यूएस, ये बहुत मेजर ये कंट्रीज है। इनके खिलाफ जब बैन लग गया ऑयल एक्सपोर्ट का ओपेक के द्वारा, तब समझ में आया कि कुछ तो करना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का आप नाम सुना होगा दोस्तों। इस ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑफ डेवलपमेंट के सबसे डेवलप्ड मेंबर्स यूएस, जर्मनी, जापान, इटली और यूनाइटेड किंगडम मिले, और ये सारे के सारे मेंबर्स हैं आपके ग्रुप ऑफ 7 के। इन्होंने बातचीत करी। उसके बाद इनकी बातचीत में कनाडा जुड़ गया 1976 में, और बाद में यूरोपियन कमीशन भी आने लगा। और आप देखोगे कि ये फिर एक G7 बन के उभरेंगे सामने, ये पूरा ग्रुप G7 बन के उभरेगा। तो आप कह सकते हो कि G7 के बनने का रीजन है एक तरीके से अरब इजरायली वॉर ऑफ 1973। फिर आप देखोगे G7 G8 में कन्वर्ट होगा। कैसे G7 G8 में कन्वर्ट होगा? 1998 में जियोपॉलिटिक्स बदलेगी। उस समय पे यूएस के राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, और आपके ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे टोनी ब्लेयर। इन दोनों ने मिलकर बोला कि भाई रशिया को इंक्लूड करना चाहिए, और रशिया ने ज्वाइन कर लिया 1998 में। हालांकि रशिया को निकाल दिया गया 2014 में, क्योंकि ऑब्वियसली रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था। अब अगर हम इकोनॉमी की बात कर लें दोस्तों कि किसकी कितनी बड़ी इकोनॉमी है, चूंकि इकोनॉमी ही आज की डेट में सबसे बड़ी ताकत है, तो जब इकोनॉमी की बात हुई और G7 का कंपैरिजन किया गया, तो G7 के देखिए केस में क्या निकल के आया। अगर आप G7 की बात करो दोस्तों, प्राइस वाटर हाउस कूपर की रिपोर्ट है ये। रिपोर्ट का नाम है आपका द वर्ल्ड इन 2050। आप इसको अपने नोट्स में भी इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। द वर्ल्ड इन 2050 इस रिपोर्ट का नाम है। ये रिपोर्ट 2017 में आई। इस रिपोर्ट ने क्या बोला कि भाई परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस पे इन G7 कंट्रीज की जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, दैट इज लेस देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, और मार्केट एक्सचेंज के बेसिस पे इट इज अप्रोक्सीमेटली लेस देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। तो जीडीपी के टर्म्स में ये बहुत ज्यादा अब सिग्निफिकेंट नहीं रह गए हैं, ऐसा ऑथर का बोलना है। फिर ये कहा जा रहा है कि भाई जो दूसरी 7 लार्जेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, तो 7 लार्जेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज है ब्राजील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रशिया, टर्की।
इनकी जो ग्लोबल जीडीपी होती है परचेजिंग पावर पैरिटी पे, दैट इज मोर देन 1/3 ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, और लगभग 25% ऑन मार्केट एक्सचेंज रेट। इंडिया पीपीपी टर्म्स में ऑलरेडी जापान को क्रॉस कर चुका है और थर्ड नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गया है इन पीपीपी, लेकिन फिर भी यूएसए और चाइना से पीछे है। इंडिया की जीडीपी प्रोजेक्शंस क्या बताई हैं प्राइस वाटर हाउस कूपर ने? प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने बोला है कि 2030 तक परचेजिंग पावर पैरिटी पे इंडिया पहुंच जाएगा $17 ट्रिलियन पे। 2050 तक इंडिया पहुंच जाएगा $42 ट्रिलियन पे पीपीपी टर्म्स में, और उस समय पे ये $42 ट्रिलियन में यूएसए को ओवरशूट कर चुका होगा इंडिया, बस चाइना से पीछे होगा। बशर्ते इंडिया अपना रिफॉर्म प्रोसेस सही से करे, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करे इंफ्रास्ट्रक्चर में, गवर्नेंस में, एजुकेशन में, हेल्थ में, ये सब बातें कही गई। उसके बाद आप देखोगे दोस्तों कि G7 ने एक इफेक्टिव लीडरशिप नहीं दी है दुनिया को। एक मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन का काम होता है कि वो प्रॉपर लीडरशिप प्रोवाइड करे। 2007-2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस जिसे कहा जाता है, उसमें G7 कुछ खास नहीं कर पाया। उसके अगेंस्ट अगर आप G20 को देखोगे तो G20 ने बहुत अच्छी लीडरशिप दी है। G7 ना कोविड-19 में भी कुछ कर पाया है, ना क्लाइमेट चेंज में कुछ कर पाया, ना दाइश यहां पे बात कर रहा हूं मैं दोस्तों ISIL और ISIS की, ये इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट इसको बोलते हैं। तो दाइश के केस में भी G7 कुछ खास नहीं कर पाया, और पूरे वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस बनी हुई थी, सीरियन सिविल वॉर चल रहा था और भी बहुत देशों में सिविल वॉर चला, उसमें भी G7 कुछ नहीं कर पाया। बल्कि G7 को बहुत सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1850 से लेकर 2010 के टाइम पीरियड में कहा जाता है जितना ग्लोबल एमिशन हुआ है ग्रीन हाउस गैसेस का, उसमें 59% किया है किसने? इन G7 कंट्रीज ने। तो ये बोला जा रहा है भाई G7 कंट्रीज ने नुकसान बहुत पहुंचाया है, फायदा कुछ कम किया है। फिर आप देखोगे दाइश ISIL के लिए जो फाइटर्स लड़ रहे थे, तो जो टॉप 10 कंट्रीज है जहां से फाइटर्स गए ISIL में लड़ने के लिए, उन टॉप 10 कंट्रीज में फ्रांस, जर्मनी और यूके आते हैं, और फ्रांस, जर्मनी, यूके आपके पार्ट हैं G7 के। तो G7 को बहुत जगहों से गलत बताया गया है। अब चूंकि कोविड-19 के चलते पूरी इकोनॉमी ठप बैठ गई है, यहां पे भी G7 कुछ खास नहीं कर पा रहा, इसलिए कहा जा रहा है कि G7 में दूसरी कंट्रीज को जोड़ने की जरूरत है। मैक्सिको, टर्की, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जैसी कंट्रीज को यहां पे जोड़ने की जरूरत है। ये सब बातें कही गई हैं। उसके बाद अब यहां पे कहा जाए कि देखिए, अगर एक इंटरनेशनल मैकेनिज्म नया बनाया भी जाता है तो किस चीज पे फोकस किया जाए, और इंडिया किस चीज पे फोकस करेगा? तो इंडिया का फोकस ऑब्वियसली बात है इंटरनेशनल ट्रेड पे रहेगा, क्लाइमेट चेंज पे रहेगा, कोविड-19 पे रहेगा, अभी के लिए जो चाइना के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा है उस पे रहेगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे इंडिया की प्रायोरिटीज क्या होती हैं अगर वो G7 को ज्वाइन करता है? तो काउंटर टेररिज्म, काउंटर प्रोलिफरेशन, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, किसी भी तरीके का दूसरा वायरस दुनिया भर में ना घूम जाए उस चीज को इंश्योर कराना। फिर यह भी बोला गया है कि एक G7, एक एक्सटेंडेड G7 अगर ग्रुप बनता है तो ईरान के साथ एक प्रॉपर अरेंजमेंट, एक प्रॉपर एग्रीमेंट करने की जरूरत है, ताकि भाई एक स्टेबल न्यूक्लियर वेपन रिजाइम को बनाया जा सके और कल की डेट में ईरान भी एक न्यूक्लियर पावर ना बन जाए। अफगानिस्तान में जो टेंशन है उनको कम किया जाए, साउथ चाइना सी में जो टेंशन है उनको कम किया जाए, कोरन पेनिनसुला में जो टेंशन है उनको कम किया जाए। आपको सुनने में आ रहा होगा दोस्तों कि साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के बीच की जो टेंशन है फिर से बढ़ रही है, बड़ी मुश्किल से शांति आई थी, अब वो भी प्रॉब्लम होने लगी है। तो ये सब चीजें इस आर्टिकल में कही गई है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। देखिए, इस आर्टिकल में सीधे सीधे हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिस्पॉन्स है और स्टेट गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स को, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स को पूरी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है। आपको पता है अनलॉक फेज शुरू हो गया दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने घर वापस लौट गए हैं, अपने होम टाउन वापस लौट गए हैं। बहुत सारे लोग अभी भी अपने होम टाउन वापस नहीं लौटे हैं, अर्बन एरियाज में है, वो वापस जाना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि लॉकडाउन अब खुल रहा है तो उनको लग रहा है शायद काम मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक 15 दिन की डेडलाइन रखी थी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बाद, उससे कहा था उसके बाद एक एफिडेविट फाइल करी जिसमें बताइए लोग वापस पहुंचे कि नहीं पहुंचे, उनके वापस जाने में क्या इंतजाम किया गया। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये इंस्ट्रक्शंस भी दिए सरकारों को कि इन लोगों पे जो आपने क्रिमिनल चार्जेस लगाए हैं इनको हटाइए। हुआ था ये दोस्तों कि जब ये लोग लॉकडाउन को ब्रेक करके अपने घर जाने लगे ना, तो इनके ऊपर बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्रिमिनल चार्जेस लगा दिए। क्यों क्रिमिनल चार्जेस लगा दिए? क्योंकि ये लॉकडाउन को वायलेट कर रहे थे और कहा जा रहा था कि ये कोविड फैला सकते हैं। लेकिन इनकी हालत इतनी बुरी थी, ये भूख से मर जाते अगर कोरोना से नहीं मरते, तो ये जा रहे थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो लोग हैं ये ऑलरेडी बहुत परेशान है,
एकदम से 25 मार्च को लॉकडाउन लग गया, इनको 2 मिनट का भी टाइम नहीं मिला अपने आप को संभालने का, इसलिए इनको ज्यादा परेशान ना करें। इनके अगेंस्ट जो भी क्रिमिनल चार्जेस आपने लगाए हैं उनको हटाएं। जरूरी है यहां पे सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन। कहा जाता है लगभग 57.22 लाख माइग्रेंट वर्कर्स वापस चले गए हैं। कितनी मुसीबतें हुई, कितनी प्रॉब्लम्स हुई, और इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन मुसीबतों को एक प्रॉपर एक सॉफ्ट हर्ट से नहीं देखा, उल्टा फेरोसिटी के साथ अपने क्रिटिसिज्म को डील किया, बुल हेडेडनेस के साथ अपने क्रिटिसिज्म को डील किया। सफरिंग जो हो रही थी इन लोगों की, इस पे ध्यान नहीं दिया है। और जो हमारी प्रेजेंट सरकार है उसका एक रवैया तो है ही कि जैसे उसके अगेंस्ट में कोई कुछ बोलता है वो बोल देता है वो एंटी नेशनल है, चाहे वो चाइना का इशू, चाहे माइग्रेंट क्राइसिस का इशू हो। तो ये सब बातें दोस्तों कही गई है। उसके बाद ये भी बोला गया है कि जो लोग वापस जा रहे हैं स्टेट्स में, वहां पे एज अ वर्कर वो कैसे रजिस्टर करेंगे, उनकी स्किल्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट के एरियाज क्या है, वेलफेयर एम्प्लॉयमेंट स्कीम जैसे मनरेगा स्कीम को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा, इस पे अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। कैसे चीजें होंगी वो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो इस आर्टिकल में वैसे तो गवर्नमेंट ने क्रिटिसाइज कर रखा है, काम की चीजें आपके लिए क्या थी, 57.22 लाख लोग वापस गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारे माइग्रेंट्स के अगेंस्ट जो क्रिमिनल केसेस लगाए गए हैं उनको वापस ले लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, ये वाला जो आर्टिकल है आपके जीएस पेपर 4 एथिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या है, यहां पे एक गोमती मारी मुथु करके हमारी एक एथलीट है। ये एथलीट्स काफी पुअर बैकग्राउंड से आती हैं। ये इनके फादर की डेथ हो गई, फिर इनके कोच की डेथ हो गई, उसके बाद भी सारे स्ट्रगल्स को झेलते हुए एशियन चैंपियनशिप हुई थी दोहा में, वहां पे 800 मीटर में इन्होंने गोल्ड जीता। काफी इनकी तारीफ की गई दोस्तों, पूरे इंडिया में इनको रिकॉग्निशन मिला। प्रॉब्लम यह हुई कि लगभग गोल्ड जीतने के 1 महीने बाद जब इनका टेस्ट हुआ तो उस टेस्ट में पता चला कि इन्होंने एक ड्रग कंज्यूम किया था और वो ड्रग था आपका 19NA। इसको नोरेंड्रोस्टेरॉन भी बोलते हैं। ये एक मेटाबोलाइट है जो कि प्रोहिबिटेड है, तो इनको बैन कर दिया गया। बैन के बाद इंटरनेशनल डिसिप्लिनरी ट्राइब्यूनल ने इनके ऊपर बैन लगा दिया, और बैन लगा दिया 4 साल का, और प्लस इनका गोल्ड भी छीन लिया गया। तो मतलब पूरी तरीके से ही आप कह सकते हैं कि बेइज्जती सी हो गई इनकी भी और इंडिया की भी। और सबसे खास बात यहां पे ये उठती है दोस्तों कि जो हमारी नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी है ना, इस नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी ने गोमती का सैंपल लिया था फेडरेशन कप के दौरान, और उस सैंपल की रिपोर्ट इन्होंने महीनों तक नहीं निकाली। अब वर्ल्ड एंटी डोप एजेंसी ने पूछा कि जब आपने पहले सैंपल ले लिया था गोमती का और उस सैंपल में यह पता चल गया था कि इन्होंने ये ड्रग कंज्यूम किया, तो आपने पहले उस सैंपल को क्यों नहीं रिलीज किया। और नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी को भी इस समय के लिए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने सस्पेंड कर दिया। हालांकि गोमती जी ने बोला कि हो सकता है कि ये जो ड्रग है मेरे खाने में नॉन वेज फूड की वजह से आ गया हो, वो एक अलग चीज है। तो यहां पे ऑथर ये बोल रहा है कि देखिए, अगर पहले ही हमारी डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी ये बता देती कि हाँ भाई इस तरीके का कोई सैंपल कंज्यूम किया है, इस तरीके का कोई ड्रग कंज्यूम किया है किसी कैंडिडेट ने, किसी एथलीट ने, तो उसको जाने ही नहीं दिया जाता दोहा में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसको वहीं पे रोक लिया जाता, वहीं पे रोक लिया जाता, तो ऑब्वियस सी बात है देश की इतनी बेइज्जती ना होती। ये सब बात बोली गई है। फिर यहाँ पे ऑथर ये भी बोल रहा है कि इंडिया में चीट करने के बहुत से टेम्पटेशन है। जब कोई पर्सन, जब कोई एथलीट बाहर से गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीत के आता है ना, तो उसको यहाँ पे बहुत सारे चीजें मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं, प्रमोशंस मिलते हैं, मेडल मिलते हैं, भाई हैवी क्रैश प्राइसेस मिलती हैं, सरकारें 50-50 लाख, सेंट्रल गवर्नमेंट 2-2 करोड़ रुपए बांटती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो चीट करने के यहां पे आप कह सकते हैं ना कि फायदे हैं, वो फायदे बहुत दिखते हैं, इसलिए हो सकता है एथलीट्स इसलिए भी चीट करते हो। तो ये सब यहां पे बातें बोली गई हैं। फिर एक पर्सन है वर्ल्ड एथलेटिक्स के प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन को, इनका ये बोलना है कि जो डोप टेस्टिंग एजेंसीज है इनको अपना काम बहुत ध्यान से करना चाहिए, इंटेलिजेंट टेस्टिंग करनी चाहिए, इंटेलिजेंट एनालिसिस करनी चाहिए। और ये जो नेशनल एंटी डोपिंग अथॉरिटी है नाडा है ना इंडिया की, इसको अपने आप को ऐसे ड्रग वायलेशन के साथ टेंट नहीं करना है, क्योंकि आगे आने वाले समय में इंडिया कोशिश कर रहा है कि वो अपनी इमेज को अच्छा करे और गोल्ड मेडल्स जीते और सिल्वर मेडल्स जीते। तो अगर ये चीजें करनी हैं तो इस तरीके की जो चीजें यहां पे हुई हैं, ये जो गोमती वाला केस सामने निकल के आया है, इस बात की पूरी कोशिश की जानी चाहिए कि ऐसा कोई केस बाद में सामने निकल के ना आए। बस यही इस आर्टिकल में बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं। देखिए जीएस पेपर 4 में ये काम की चीज है। आप गोमती मारी मुथु का नाम लिख सकते हैं, साथ साथ लिख सकते हैं भाई दोहा में इन्होंने 800 मीटर का गोल्ड जीता था। और हुआ क्या है,
हुआ यह है कि सिर्फ इनकी गलती नहीं है, गलती नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की भी है, खासकर नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी के। नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी ने टेस्ट किया था इनका, और चूंकि वो टेस्ट का रिजल्ट लेट आया, इसीलिए ये खेलने गई दोहा में। तो नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी की भी गलती है और इसको सस्पेंड किया गया है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा। तो ये नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी को भी आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। तो केवल इस पर्सन की गलती ना निकाल के आप एक ऑर्गेनाइजेशनल गलती को यहां पे पॉइंट आउट करिएगा। GS4 के लिए आपको काफी स्ट्रांग और काफी प्रॉपर पॉइंट मिल सकता है यहां से। ये आर्टिकल रेसिज्म से रिलेटेड है, और रेसिज्म से रिलेटेड इस बार यूपीएससी मेंस में सवाल आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो पुलिसिंग द पुलिस इज नॉट इनफ, इस आर्टिकल में आपको बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। देखिए क्या हुआ, अभी जो जॉर्ज फ्लॉयड थे, किसी दुकान पे गए होंगे, वहां पे उन्होंने सिगरेट्स खरीदी होंगी, $20 का नोट दिया होगा, हो सकता है वो नोट फेक हो। वहां का जो दुकानदार था उसने 911 पे कॉल कर दिया और बोला कि एक पर्सन यहाँ पे आके फेक नोट देके सिगरेट्स को खरीद के गया है। पेट्रोल पार्टी आई, पेट्रोल पार्टी ने फ्लॉयड को रोका। 46 ईयर्स के फ्लॉयड को कार से बाहर निकाला गया, जमीन पे लिटाया गया। एक ऑफिसर था, ऑफिसर का नाम था डेरेक शॉवन। डेरेक शॉवन ने अपना जो घुटना था वो घुटना उसकी गर्दन पे रखा और तब तक रखे रहा जब तक फ्लॉयड की मृत्यु हो गई। और ये जो पूरा का पूरा एपिसोड है, दिस वॉज कैप्चर्ड ऑन कैमरा। तो यहां पे फुल ब्रूटैलिटी नजर आई है, पुलिस ब्रूटैलिटी। तो ये जो डेरेक शॉविन है, इनका नाम भी आप नोट कर सकते हैं। डेरेक शॉविन को 2nd डिग्री मर्डर के साथ चार्ज किया गया, और उनके साथ जो 3 और ऑफिसर्स थे उनको इसलिए चार्ज किया गया कि दे वर एडिंग एंड अबेटिंग 2nd डिग्री मेजर। उसकी खास बात यह है दोस्तों कि प्रोटेस्ट को यहां पे समझना पड़ेगा, प्रोटेस्ट अगेंस्ट पुलिस एक्सेसेस। इसके बाद जो प्रोटेस्ट हुआ है यूएस में, दैट इज बिग, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, और बहुत दिनों बाद इतने हाई लेवल पे हमको प्रोटेस्ट देखने को मिला। और ये प्रोटेस्ट ना केवल वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर, इवन लंदन और यूरोप में दूसरी जगहों पर देखने को मिला है। और खास बात इन प्रोटेस्ट की क्या है कि भैया लोगों के अंदर यूनिटी आ गई है। जो ब्लैक कम्युनिटी के लोग हैं वो तो उतरे ही हैं सड़कों पे, साथ साथ बहुत से व्हाइट लोग भी सड़कों पे उतर गए हैं। व्हाइट लोग सड़कों पे उतरने का मतलब क्या है कि जो रेशियलिज्म का इश्यू है, रेसिज्म है, इसको आप पॉलिटिसाइज मत करिए। पहले भी बहुत सारे पुलिस असॉल्ट्स हुए हैं, यहां पे दे रखे हैं। रॉडनी किंग 1991, एरिक गार्नर 2014, कोरी जॉन्स 2015, इसमें भी प्रोटेस्ट हुए थे, पर ये प्रोटेस्ट लोगों की मेमोरी से जल्दी निकल गए। लेकिन ये जो जॉर्ज फ्लॉयड वाला प्रोटेस्ट है, इसका जो वॉल्यूम है, इसकी जो इंटेंसिटी है, वो इंटेंसिटी बहुत बड़ी है और बहुत लंबे समय तक इसका इफेक्ट रहने वाला है। अब यहां पे बहुत सारी चीजें हो रही दोस्तों। सबसे पहली बात तो है कि बहुत सारी जगहों से ये कॉल आ रही है कि भैया देखिए, ये जो पुलिस को आपने पावर दे रखी है, बहुत सारे जुरिडिक्शन में पुलिस के पास जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, इस पावर को कम करने की जरूरत है। देयर इज अ नीड टू पार्शियल डिफेंडिंग ऑफ द फोर्स। पार्शियल डिफेंडिंग ऑफ द फोर्स मतलब कि जो पैसों की सप्लाई है और जो पावर है इस पुलिस फोर्स की, उसको थोड़ा कम करिए। यूएस में जो म्युनिसिपलिस स्टेट है, जो मिनेसोटा है, वहां पे इस बारे में बात चल भी रही है कि हाँ भाई, ये जो पुलिस की जो पावर है इसको थोड़ा कम किया जाएगा। दुनिया भर में लोग इन मार्चेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ के अगेंस्ट में व्हाइट लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यूएस यूके में व्हाइट लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया इस मार्चेस में, जिसका कहने का मतलब यह है कि एक एवरेज अमेरिकन ये चाहता है कि इस रेसिज्म के प्रिंसिपल को आप पॉलिटिसाइज ना करें। और सब लोग इस बात पे बहुत नाराज है। डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली धमकी दी थी कि मैं इस मिलिट्री का प्रयोग करूंगा अगर ये प्रोटेस्ट नहीं रुके। इस बात पे काफी बवाल हुआ है, बहुत अगेंस्ट है लोग डोनाल्ड ट्रंप के। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक सीनियर एडिटर हैं, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिक होने दिया। एक्चुअली में एक रिपब्लिकन सेनेटर है, रिपब्लिकन सेनेटर ने एक आर्टिकल पब्लिश किया न्यूयॉर्क टाइम्स में, और उसमें उस रिपब्लिकन सेनेटर ने बोला कि भाई मिलिट्री का प्रयोग करना चाहिए इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। और उस आर्टिकल को पब्लिश होने दिया इस न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटर ने, और फिर उस न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटर को भैया रिजाइन करना पड़ा क्योंकि उसने उस आर्टिकल को पब्लिक होने दिया। तो अब यहां पे डिमांड क्या है? डिमांड ये है कि भैया पूरे सिस्टम को ओवरहॉल करिए, पूरे सिस्टम को बदलिए। अब पूरे सिस्टम को बदलना थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लग रहा है, एक तरीके का इमोशनल रिएक्शन लग रहा है, और पूरे सिस्टम को बदलना क्या सही भी है?
देखिए अलग अलग तरीके की डिमांड्स होती हैं। पूरे दुनिया भर में पुलिस का काम को किस तरीके से रिफॉर्म किया जाए, इस पे एक बहस चल रही है। और ये बहस केवल इंडिया में ही नहीं, पूरे देश में चल रही है। यूएस, यूके, इंडिया, हर जगह। इंडिया में भी बहुत सारे पुलिस कमीशंस बैठ चुके हैं। उन पुलिस कमीशंस ने बहुत सारी बातें बोली कि भाई इस तरीके से पुलिस को काम करिए, इस तरीके से काम करना चाहिए। खास बात इंडिया में यह बात उठती है कि पुलिस को एक सिविलाइज तरीके से काम करना चाहिए। अब खास बात यह है कि पुलिस किस तरीके से काम करे, ये तब जब कोई इवेंट हो जाता है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मुंबई पे अटैक हुआ था, पाकिस्तान से 7-8 गनमैन आए और उन्होंने गोलियां तड़तड़ानी शुरू की, तो यह बोला गया कि पुलिस को और स्ट्रांग करना चाहिए। जब निर्भया केस हो गया, एक लड़की का गैंग रेप हो गया दिसंबर 2012 में, इतना हॉरिफिक इंसिडेंट था, उस समय पे लोगों ने बोला कि पुलिस बहुत सॉफ्ट है, ठीक से पुलिस कुछ काम ही नहीं कर रही है। अभी के लिए फ्लॉयड किलिंग हुई है, तो यह बोला जा रहा है कि पुलिस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो जब कोई इस तरीके का इंसिडेंट हो जाता है, तब बोलते हैं कि पुलिस ओवर एक्सेसिव यूज कर रही है अपनी फोर्स का। जब कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि जान माल का नुकसान हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये निर्भया कांड हो गया, तब ये बोला गया कि भाई पुलिस बहुत सॉफ्ट है। तो यहां पे एक बैलेंस सा नहीं बन पा रहा है। जो एवरेज पुलिसमैन है ना पूरी दुनिया में, उसके सामने एक डिलेमा है कि मैं कितना स्ट्रांग रहूं और कितना कमजोर रहूं। तो एक बैलेंस को स्ट्राइक करने की जरूरत है कि भाई हमको एक तरफ मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर भी करना है, दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स को वायलेट भी नहीं करना है। और दिस इज द बिगेस्ट एटर्नल डिलेमा ऑफ एनी पुलिस फोर्स। देखिए पुलिस, जो पब्लिक के लोग हैं वो पुलिस से डरना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि भाई जो पुलिस है वो ह्यूमन सेंसिटिविटीज की तरफ थोड़ा ध्यान रखे। जब भी क्राइम को सॉल्व करने की बात होती है तो जज बोलता है थर्ड डिग्री का इस्तेमाल मत करिए। जो जज बैठता है ना आपका, वो थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करने को मना करता है। वहीं पे बोला जाता है कि अगर उस जज का कोई रिश्तेदार इन्वॉल्व है, किसी रिश्तेदार का मर्डर हुआ है, उस जज के किसी बेटा या बेटी का मर्डर हुआ है, तो उस केस में वो जज बोलेगा कि हाँ भाई थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करो। तो एक यूनिफॉर्मनेस नहीं है चीजों को करने में। पुलिस किस तरीके से काम करे, कोई एक सेट पैटर्न नहीं है। कहां पे कितना आगे जाना है, कितना फोर्स का इस्तेमाल करना है, कितने फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना है, ये कुछ भी पता नहीं है। तो ये सब बातें बोली गई। यहां पे देखते हैं दोस्तों कि जो 4 पुलिसमैन हैं, इनका क्या आप कह सकते हैं कि व्यू पॉइंट था। इन 4 पुलिसमैनों ने बहुत ब्रूटैलिटी दिखाई, इसमें कोई शक नहीं है। इसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन यहां पे राघवन जी ये भी बोल रहे हैं कि इन पुलिसमैनों को ऊपर से ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन आया था, इस बात का भी कोई प्रूफ नहीं है। तो अभी के लिए आप ये बोल सकते हो कि जो 4 पुलिसमैन थे और जो डेरेक शॉविन ने जो किया, ये इन्होंने अपने इनिशिएटिव पे किया है। ऊपर से उनको ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया था ये सब चीजें करने का। लेकिन यहां पे एक ऑथर एक और चीज बोल रहा है कि जैसा आपके पुलिस का इंचार्ज होगा, वैसा ही वो आपके नीचे के पुलिस ऑफिसर्स को बताएगा और नीचे के पुलिस ऑफिसर्स कुछ उस तरीके से ही एक्ट करेंगे। तो यहां पे राघवन जी ये बोल रहे हैं कि जो मिनिपोलिस में ये जो वायलेंस हुआ है ना, तो जो नीचे के लेवल पे जो पुलिस ऑफिसर्स काम करते हैं, वो हायर लेवल के जो पुलिस ऑफिसर्स का एटीट्यूड होता है उसके हिसाब से काम करते हैं। तो अगर हायर लेवल पे पुलिस ऑफिसर्स का एटीट्यूड ऐसा है, तो इस तरीके की चीजें होंगी। इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर्स जो अपने अर्ली स्टेजेस में ही बहुत ज्यादा वायलेंस के प्रति डेडिकेटेड दिखते हैं, उनको वहीं पे रोक देना चाहिए। नहीं तो फिर पुलिस का भी नाम खराब होता है, गवर्नमेंट का भी नाम खराब होता है। ये सब बातें कही जा रही हैं। फिर पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट का इसमें क्या रोल है, इसके बारे में भी बात की गई है। यहां पे बात की गई कि पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को हर समय समय पे कुछ ऐसी सिचुएशंस लेके आनी चाहिए, कुछ ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेके आने चाहिए ताकि इंडोक्ट्रिनेट किया जा सके पुलिस ऑफिसर्स को। पुलिस ऑफिसर्स को उनकी ट्रेनिंग के समय ये बताया जा सकता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। बट यहाँ पे राघवन जी ये भी बोल रहे हैं कि एक बार जब ये पुलिस ऑफिसर्स सर्विस में पहुंच जाते हैं, तो सर्विस में पहुंचने के बाद उनके सामने इतनी स्ट्रेसफुल और इतनी मुश्किल सिचुएशंस आ जाती हैं कि फिर वो उस ट्रेनिंग को, वो इंडोक्ट्रिनेशन को पूरी तरीके से ग्राउंड पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है ऑथर यहां पे कि ऊपर से आप भले ही पुलिस को कितनी भी ट्रेनिंग देने की बात कर लो, कितना भी इंडोक्ट्रिनेट करने की बात कर लो, लेकिन जो काम पुलिसमैन करते हैं वो सबके बस का है नहीं। और इतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस कभी कभी हो जाती हैं कि उनको ऐसे ब्रूटल एक्शंस लेने पड़ते हैं। ये भी बोला जा रहा है कि पुलिस वालों को सिखाया जाना चाहिए कि क्राइम सस्पेक्ट्स के साथ तरीके से डील करें, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स के साथ तरीके से डील करें। अब सिविल सोसाइटी के मेंबर्स के साथ तो आप तरीके से डील कर सकते हो, लेकिन क्राइम सस्पेक्ट्स के साथ आप इस तरीके से डील करोगे तो हो सकता है कि भाई वो बैकफायर हो जाए पुलिस पे। अब कोई सामने पुलिस पे ही गोली चला रहा है तो पुलिस उसके अगेंस्ट में क्या कर सकती है। तो ये सब बात की गई है। तो कहा जा रहा है कि इलेजिटिमेट वायलेंस में पुलिस को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन पुलिस को
एक हाई हैंडेडनेस, एक स्ट्रांग पावर अपने हाथ में मेंटेन करना चाहिए अगर सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है तो यहाँ पे पुलिस के फेवर में भी और पुलिस के अगेंस्ट में भी बहुत सारी चीजें दी गई हैं। जो कुछ भी यहाँ पे मैंने आपको जॉर्ज फॉर्ड से रिलेटेड बताया है, जो पुलिस इंस्पेक्टर्स का नाम बताया दोस्तों, फिर और जो इंसिडेंट्स बताए हैं जैसे कि एरिक गार्नर 2014, कोरी जॉन्स 2015, रॉडनी किंग 1991, ये जो असॉल्ट्स हुए थे पहले, इनके चक्कर में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, तो इन सब को अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। बाद में जब भी आप मेंस वगैरह का पेपर लिखेंगे या ऐसे का पेपर लिखेंगे इससे रिलेटेड, तो आपके पास ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन होगी। चिंता मत करिए, आगे आने वाली वीडियोस में दोस्तों मैं नोट मेकिंग को भी इनकॉर्पोरेट करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।